अपनी शादी की बात सुनकर इशिका फट पड़ी और कहने लगी, क्या एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से? अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हालात पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। कामना आंखों में आंसू लिए कुछ ना बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया था। यह भी नहीं सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं इशिका के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार इशिका ने बताना चाहा कि वह विशाल से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। विशाल और इशिका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी विशाल इशिका के संग दिख जाता, कामना ऐसे उसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह इशिका से प्यार करता है, पर मन ही मन इशिका की ही माला जपता रहता था और इशिका भी उसी के सपने देखती रहती थी। पुनीत अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? इशिका के पिता जगदीश ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इशिका मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर इशिका ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे पास जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी दें या बाद में? यह सोचकर जगदीश और कामना उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज़ ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वो यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई जगदीश ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रखकर इशिका भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा विशाल अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट ओढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो इशिका का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहाग रात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ़ कर दे। सुनकर धक्क रह गया था इशिका का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रख कर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछी तो कोई जवाब ना देकर वह कमरे से बाहर चला गया। इशिका की पूरी रात सिसकते ही बीती। उसकी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने पुनीत उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था
जैसे उसकी सुहाग रात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। इशिका समझ गई कि शायद उसके घर वालों को पुनीत के बारे में कुछ पता ना हो। उन सब को भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पग फेरे पर जब जगदीश उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपने ससुराल में खुश है, इशिका खून का घूंट पी कर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे जगदीश और कामना को तसल्ली हो। 4 दिन बाद एक अच्छे पति की तरह पुनीत उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरी सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे इशिका की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे जगदीश और कामना संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच्चाई क्या है। वह तो बस इशिका ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। इशिका को अपने ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी पुनीत ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के 2 बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है। बता क्यों नहीं देती सबको कि पुनीत ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही इशिका को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है, शायद पुनीत है। उसे लगा, लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहाँ पुनीत नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नज़रों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या क्या कर रहे हैं पिताजी? कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ठीठपन तो देखो। उसने तो इशिका को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। इशिका को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसीलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर इशिका को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? क्या शर्म हया बेच खाई है आपने? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने इशिका के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही पुनीत और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। उसे बचा ले। बहुत हो चुका यह चूहो बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर इशिका का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसीलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? ये सारी बातें शादी के पहले यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? क्यों धोखे में रखा आप सब ने हमें? बताइए बताइए ना, चीखते हुए इशिका कहने लगी। आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं, बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत।
क्या कहा? असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को, जो दिल का मरीज है? सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मर रही है। इशिका के बाल खींचते हुए पुनीत ने कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसीलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात इशिका ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है उसे होने दो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए ही इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी इशिका को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके ननद और नंदोई। अब वही थे जो इसे इस नर्क से आज़ाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इशिका ने आंसू ना बहाए हो। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था, वह सिहर उठती थी। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाए थी। इस बीच जब भी जगदीश अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उसके कहने का मतलब था कि वे लोग इशिका को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। मन ही मन खुशी से झूम उठते जगदीश, यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से वे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। इशिका भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद ही हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या करती बेचारी? उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पे दे मारा, और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर जगदीश और कामना हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चली तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही सरक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए, और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा, तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया, धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाइए कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझते थे कि हम चुप बैठेंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सब ने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक ही क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप उसे तो फांसी ना दिलवाई। मैंने तो मेरा नाम भी जगदीश नहीं। बोलते बोलते जगदीश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जगदीश की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वे लोग थे ही, अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो? रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा,
और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए पुनीत के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहे उनसे ले लें, जितने मर्जी थप्पड़ मार लें, पर पुलिस में ना जाएं। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर जगदीश को भी यही सही लगा, लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि पुनीत इशिका को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे। मरता क्या ना करता। बगैर किसी शर्त के पुनीत ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहाँ से तो इशिका आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती, ना पीती और ना ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो न जाए, कहीं वह कुछ कर न ले, यह सोचकर जगदीश और कामना की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को भी मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करे, जो फिर से इशिका पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे और अपनी ज़िंदगी से उसे प्यार हो जाए। इशिका बेटा, देखो तो कौन आया है। उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नज़रें उठा कर देखा, पर उसकी आंखें चौंधिया गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों में पड़ने पर उसे सही से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। विशाल हौले से उसके मुंह से निकला। कामना और जगदीश जानते थे कि कभी इशिका और विशाल एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी ज़िंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब विशाल ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर इशिका का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने विशाल को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद विशाल ने पूछा, कैसी हो इशिका? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं विशाल हूँ, विशाल। अब याद आया? उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे विशाल उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नज़रें बचाकर रोज़ मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। विशाल उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर इशिका थी कि बस शून्य में ही देखे जा रही थी। इशिका की ऐसी हालत देखकर विशाल की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगा, आखिर तुम्हारी गलती क्या है इशिका, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं विशाल, क्या करूं मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए इशिका कहने लगी। उसकी बातें सुनकर कामना भी फपक फपक कर रोने लगी। इशिका का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर विशाल कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नरक बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजास से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। इसी का एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना।
अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस अंधेरे, गंधाते अंधेरे से निकलना ही होगा। इशिका, विशाल की बात को सुनकर कुछ कुछ असर होने लगा था इशिका पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है विशाल? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। विशाल की बातों ने उसे नज़र उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि इशिका, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है इशिका। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। विशाल के सीने से लगकर इशिका बिलख बिलख कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। विशाल ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाए और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े जगदीश और कामना की आंखों से भी अविरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये आंसू खुशी के थे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।